हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो चैप्टर 8 तक का जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, कि जो डिमांड में कमी होती है या फिर कभी सिचुएशन आती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम की सिचुएशन है। और इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट का, अंडर एम्प्लॉयमेंट का, वॉलंटरीली और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगी। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, इस प्रॉब्लम को हमें समझने से पहले, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है डेफिशिएंट डिमांड की, कि डिमांड कम हो जाना या फिर डिमांड ज़्यादा हो जाना, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हमारे सामने कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें पहले समझना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को समझने के बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 कंसेप्ट है हमारे पास। सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आएगा हमारा? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है और दूसरी कंडीशन उसी के अंदर कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है। अब वो कंडीशन कौन सी है? कहता है, आप सभी को पता है इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक करता है, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो, या फिर जो दूसरी अप्रोच थी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो, यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, पर कहता है कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। सिचुएशन कौन सी? सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड इन द इकोनॉमी। कि जब एक ऐसी सिचुएशन हो कि एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज किसी प्रकार के हो वो ह्यूमन रिसोर्स हो, नेचुरल हो, अननेचुरल हो, किसी प्रकार के रिसोर्सेज हो, सबका पूर्णतः इस्तेमाल करना, फुली यूटिलाइज करना उनको। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो एडी और एएस है मे बी इक्वल इवन व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। हम सोचते हैं कि जब रिसोर्सेज का पूर्णतः हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फुली यूटिलाइज करेंगे, तब एडी और एएस इक्वल होगी। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है आपकी यहाँ पर ये सिचुएशन है जो एडी और एएस वाली इक्विलिब्रियम की, वो तब भी हो सकती है जब हम रिसोर्सेज का पूर्णतः इस्तेमाल ना कर रहे हों, उनको फुली यूटिलाइज्ड ना कर रहे हों। व्हेन देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी होगी इकोनॉमी के अंदर, मतलब जब हम रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे कहता है एक इलस्ट्रेशन के हेल्प से आप लोग देखना। Let us assume that fully utilization of resources leads to the output worth 10 billion US dollar during the counting year। अगर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर उनका पूर्णतः इस्तेमाल करते हैं तो हम 10 बिलियन तक का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, और कहता है कि प्रोड्यूसर्स मे प्लान आउटपुट एंड द हाउसहोल्ड्स में प्लान एक्सपेंडिचर ऑन द आउटपुट ऑफ वर्थ 8 बिलियन US डॉलर। अब प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ प्लान किया है कि वो 8 बिलियन डॉलर का आउटपुट प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर उसी अकॉर्डिंग कंज्यूम करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग 2 बिलियन डॉलर US डॉलर के रिसोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे वहां पर। ठीक है, हम लोग सिर्फ 8 की ही प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि लोग 8 का ही खरीदना चाहते हैं। हम 10 का प्रोडक्शन क्यों करेंगे? अगर 10 का कर दिया और लोग 8 का खरीदना चाहते हैं तो वहां पर तो डिमांड में कमी आ जाएगी, अनइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जबकि हमें तो पहुंचना है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बच्चे। ठीक है, तो आगे कहता है बच्चे कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो ये शो करता है स्ट्रक्स व्हेन एडी व्हेन प्लान्ड एएस इक्वल टू प्लान्ड एडी। कि जो हम लोग प्लान एएस है हमारे पास, एग्रीगेट सप्लाई है या एग्रीगेट डिमांड है, या मतलब एक्सेंटे डिमांड और एक्सेंटे सप्लाई हमारे पास। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड भाई। ठीक है, एक्सेंटे को वर्ड आप सभी को याद होगा, मैंने आप सबको लास्ट चैप्टर के अंदर समझाया था। एक्सेंटे सेविंग्स, एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेंटे हमारे पास जो हमारे पास कंजम्पशन थी, वो सब मैंने आपको समझाया था वहां पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे अभी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिख के बताएंगे कि वो उसके आंसर क्या है भाई। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वहां पर जहां पर हम लोग रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करें। ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वहां पर जहां पर हम लोग रिसोर्सेज का पूर्णतः इस्तेमाल ना कर रहे हों। ठीक है,
पर दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो बच्चे ये था आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरी सिचुएशन आती है बच्चे आपके पास वॉलंटरी अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, या फिर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन कौन सी होती है। देखो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन है भाई वहां पर जहां पर लोग अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, जहां पर कुछ लोग लायक होते हुए भी काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है, वो काम करने लायक हैं, एजुकेशन है, नॉलेज है, सब चीज है उनके पास, पर वो काम करना नहीं चाहते। ठीक है, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो मार्केट के एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज तो हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। वॉलेंटरली मतलब वो आज़ादी से अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग। ठीक है, और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, रेफर टू द सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, ये वो सिचुएशन है जहां पर कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा हो, वो मार्केट के एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम तो करना चाहते हो पर उनको काम नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग रिसोर्सेज का पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग पहुंच सकते हैं वहां पर भी। ठीक है, और जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो हमारे देश में जो प्रॉब्लम है मेनली अनएम्प्लॉयमेंट की, वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर लोग काम तो करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिलता। ठीक है भाई, थर्ड केस हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एक फुल एम्प्लॉयमेंट का है और एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कौन सी, अकर्स व्हेन के भाई रेफर टू द सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क, वो उन सभी के बारे में बात कर रहा है जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, जो काम करने लायक भी हैं और काम करना चाहते भी हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे आर गेटिंग वर्क, और उनको काम मिलता है, तो वो सिचुएशन है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट की। लोग काम भी करना चाहते हैं और काम उनको मिल भी रहा है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, वो सिचुएशन हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, यहाँ पर जो लेबर और सप्लाई है वो बिल्कुल इक्वल रहता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है। जबकि जो हमारे पास नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिचुएशन कौन सी है, कहता है ये वो सिचुएशन है भाई यहाँ पर कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कहता है अकर्स ओइंग टू द फैक्ट दैट देयर आर कांस्टेंट चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर इन द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब क्या भाई, कहता है देखो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने लायक ही नहीं है, ओल्ड एज, बच्चे, ठीक है, या फिर कोई दिव्यांग है जो बिल्कुल ही काम करने लायक नहीं है, वो नेचुरल अनएम्प्लॉयड है, वो काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब कोई वृद्ध आदमी है, कोई 2 साल का बच्चा है, वो काम कैसे करेगा, है तो रिसोर्स पर काम तो नहीं कर सकता वो। तो इस टाइप की चीजें नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, और जो सिचुएशन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट की डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सभी के सभी काम कर रहे होंगे, सिर्फ वो लोग काम कर रहे होंगे जो काम करने लायक हैं। ठीक है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब ये कि कोई भी लोग खाली नहीं बैठा है, सिर्फ उनको छोड़ के जो नेचुरली अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है भाई, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है भाई, देखो यहाँ पर आप लोगों ने ये फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर समझी। अब इसी के साथ में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है, मतलब क्या, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है एसोसिएटेड विद द चेंजेस ऑफ जॉब इन डायनामिक इकोनॉमी। मतलब क्या, कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब पे काम करते हैं। ठीक है, अब जॉब पे काम करते करते उन्होंने क्या किया, वो नौकरी चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको कुछ एग्जिस्टिंग वेज रेट मिल रहे होंगे, अब वो नौकरी चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जनवरी में नौकरी छोड़ दी, ठीक है, जनवरी में उसने नौकरी छोड़ दी और घर पे बैठ गया। वो जनवरी तक तो था वो एक अनएम्प्लॉयड भाई। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा नौकरी मिली अप्रैल के महीने में। ठीक है, उसको दोबारा नौकरी मिली अप्रैल के महीने में। तो जनवरी में जब वो अनएम्प्लॉयड रहा, फरवरी में रहा, मार्च में रहा और अप्रैल में उसको दोबारा मिली।
तो ये 4 महीने वो एक सिचुएशन उसने अराइज की फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब वो कुछ पार्शियल टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहा। ठीक है भाई, तो बच्चे ये थी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। फिर आती है आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो कंडीशन है जहां पर कहता है कि भाई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो काफ़ी लंबे समय से डिक्लाइन, जो इंडस्ट्रीज काम कर रही थी वो एकदम से डिक्लाइन हो जाए, वो एकदम से ख़त्म हो जाएं। जैसे हमारे यहाँ पर पहले हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, ठीक है, लोग हाथों से काम करते थे। अब धीरे धीरे अब एक साथ मशीनें आने लगी, भाई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो लोग जो हाथों से काम करते थे, जिनके पास हाथ की कला थी, उनको मशीन तो चलानी आती नहीं, तो वो लोग क्या हो गए भाई, वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, या फिर कहता है कि व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर आर इन अ शॉर्ट सप्लाई, कि जो लेबर है या फिर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो शॉर्ट सप्लाई में हो। दूसरा, व्हेन लेबरर्स लैक एक्सपर्टाइज इन न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जब लेबर के पास नई टेक्नोलॉजी का या नई एमर्जिंग इंडस्ट्रीज का कोई ज्ञान ना हो, या फिर कोई टेक्निक है प्रोडक्शन की वो भी चेंज हो जाए। तो ये वो सिचुएशन थी भाई जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को अराइज करती है। तो ये वो 4 कंसेप्ट थे जो हमें पहले पता होने चाहिए थे। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड की। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड कौन सी प्रॉब्लम होती है। कहता है, सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड का। डेफिशिएंट डिमांड मींस डेफिशिएंसी ऑफ एडी। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या कि जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए रिक्वायर है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब क्या, जब डिमांड कम हो, सीधी सी बात है, लोग कम खरीदना पसंद करते हैं, एडी कम है। अब उसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब वो अंडर यूटिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज का। उनकी कैपेसिटी, तो मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी तो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की, ठीक है, पर मार्केट में डिमांड है ही नहीं उतनी कि वो फुल यूटिलाइजेशन का इस्तेमाल करें, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे और अपने रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम अराइज करती है डेफिशिएंट डिमांड की। या फिर हम लोग कहें कि एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट इज लेस देन एएस, जब वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, एडी एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, तो सिचुएशन अराइज होती है हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड की। ठीक है, और ये कहता है एडी फॉल्स शॉर्ट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वहां से वो गिर जाए तो एडी हमारे पास कम हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, आगे कहता है वो मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन। हम लोग जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखना, अब जो हमारे पास इनकम का या एग्रीगेट सप्लाई का है जो डायग्राम बनता है, कर्व बनती है, वो बिल्कुल 45 के एंगल पर बनती है। ठीक है, आप 90 का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, वहां पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके आप एक 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो आपकी होगी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की। पर कहता है, यहां पर वो कहता है कि एग्रीगेट डिमांड है वो सप्लाई से कम है। ठीक है, यहां पर 2 कर्व हैं आपके पास, एक एडीएफ है, एक एडीपी है। मतलब उसने क्या किया भाई, देखो जो आपके पास जी लाइन है और एक बी लाइन है। जी लाइन आपके पास वो लाइन है भाई जहां पर वो एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, जो एक्चुअल में होनी चाहिए जब वो फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, सारे रिसोर्सेज हैं वो मिलकर काम करे, पूरा का पूरा उनका इस्तेमाल हो, तो वो इस कर्व तक पहुंच सकते हैं। और जहां पर वो एक दूसरे को काटेंगे, एस के साथ कट करेंगे एक दूसरे को, वो ई पॉइंट होगा। ये हमारा एक्चुअल हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअल होना चाहिए हमारा, एडी और एस यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए। पर ये पॉइंट ना होके इससे भी कम हो, जो आपका बी पॉइंट है जहां पर आपका एक एडीपी है, प्लान्ड एडी है, कि जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने इतनी ही एडी प्लान की है कि वो इतनी प्रोडक्शन करना चाहेंगे, तो यहाँ पर वो फुलर यूटिलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इससे भी कम आ जाएंगे। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल बनेगा अब कहाँ पर, जो एफ पॉइंट है जो यहाँ पर कर्व करता है, टच करता है, जो एडीएफ एडीपी है हमारे पास, जो
वाई और इनकम लाइन को कट करती है, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। अब आप लोग ई और एफ के बीच में गैप देखना बच्चे, जो ई और एफ पॉइंट है यहां पर गैप देखना, ये गैप आपके लिए बनता है डेफिशिएट डिमांड का, ठीक है, ये डेफिशिएट डिमांड का आपके लिए गैप बनता है बच्चे, ठीक है। अब कहता है इसी के अंदर के कुछ कारण हैं, काफी सारे कारण हैं जो डिमांड को कम करते हैं, ठीक है, डिमांड की कमी में काफी सारे कारण हैं। वो कारण कौन कौन से हैं हमारे पास, कहता है सबसे पहला कारण है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं उसमें कमी आ जाना, लोग खर्च करना कम बंद कर दें, सेविंग्स ज़्यादा करें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, पर वो कंज्यूम करना कम कर दें। आगे कहता है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट लेवल पर हैं, ठीक है, मार्केट में हैं, वो भी खरीदना बंद कर दें, रिटेलर्स वगैरह वो भी खरीदना कम कर दें भाई, ठीक है। आगे कहता है हमारे पास कि उस पॉइंट के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम लोग ये नेशनल इनकम में भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं इस पॉइंट को हम लोग कहाँ ऐड करते हैं। ये एक्सपेंडिचर है, ये खर्चे हैं, सरकार लेना बंद कर दे भाई, सरकार अपने खर्चे कम कर दे, ठीक है। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाए, सरकार बाहर भेजना कम कर दे। अब जब डिमांड ही कम होगी तो एक्सपोर्ट भी कम होंगे, बनेंगे भी कम। दूसरा, जो इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज कर जाए, हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट कर लें, यहाँ से प्रोडक्शन कम करें। और चौथा है इंक्रीज इन टैक्सेस रेट, अगर जो टैक्स के रेट हैं अगर वो इंक्रीज कर दिए जाएं तो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी और लोग कम खरीदेंगे, और कम खरीदने के चक्कर में वो वहाँ पर वो एडी को भी कम लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं जो डेफिशिएट डिमांड को कम करते हैं, ये कारण बनते हैं हमारे पास, ठीक है। अब कहता है हमारे पास आगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट एडी, या फिर 4 क्रिटिकल सिचुएशन इन इकोनॉमी। अब 4 सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर एक इकोनॉमी में डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है। वो कौन कौन सी, सबसे पहला है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब एक सिचुएशन तो वो जहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो, मतलब एडी हो कम, लोग कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की, पर लोग डिमांड कम करते हैं, पर उस लेवल पर भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को अराइज कर देता है, ठीक है। अब कैपेसिटी तो अभी 10 बिलियन डॉलर की प्रोड्यूस करने की, पर लोग डिमांड करते हैं सिर्फ 5 का, तो प्रोड्यूसर 10 का थोड़ी प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर तो सिर्फ 5 का ही उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना उसका बिकने लायक होगा, जितना उसका बिक सकता है, ठीक है। तो वहां पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आता है, पर ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर एडी कम होती है भाई, ठीक है। आप ग्राफ की हेल्प से देखना इस चीज को, जो प्लान है जो आपको मैंने पहले बताया था, पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये वही डायग्राम है जो क्यू और ई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जो क्यू पॉइंट है, अब ये रिसेंटली ये है आपका ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, जबकि एक्चुअल में कितना होना चाहिए, एक्चुअल में आपके पास होना चाहिए भाई वो आपका जो ई पॉइंट है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब कहता है इसी के अंदर कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बार डिफ्लेशनरी गैप क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, ठीक है, वो एक्सेस डिमांड में हम लोग जानेंगे, पर डिफ्लेशनरी गैप को आप लोग यहाँ पर समझ के चलना। कहता है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप, अगर डिमांड में कमी है तो वो डिफ्लेशनरी गैप बढ़ा देती है। अब गैप कौन कौन सा, देखो आप पहले वाले डायग्राम में देख के चलना भाई, जहां पर जो ये ई पॉइंट और एफ पॉइंट है ना, ई पॉइंट और एफ पॉइंट है, ये प्लान है और एक फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, इस दोनों के गैप को हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। और ये क्यों अराइज होता है बच्चे, ये अराइज होता है, कहता है कारण क्या, इट इज द सिचुएशन व्हेन लैक ऑफ डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप प्रेशर्स, के जो डिमांड है वो बहुत कम है, उसके कारण डिफ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है इन द इकोनॉमी में। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज हर्ट, के जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट किया जा रहा है वो हर्ट होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहे हैं वहां पर। लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट, जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी आउटपुट भी उतना कम होगा, और कहता है लो उसके कारण इनकम भी कम होगी और फिर डिमांड भी कम होगी, जो एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल बना देता है, जो एक पूरा चक्र बन जाता है डिफ्लेशनरी का, ठीक है। लोग कम कमाएंगे तो कम खर्चेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम प्रोड्यूस करेंगे,
और फिर वो लोगों को कम इनकम देंगे, सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट लेवल वहाँ पर रीच नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये एक साइकिल यहाँ पर बन जाता है भाई। ठीक है, आगे हमारे पास कि हम लोग इस डिफ्लेशनरी गैप को मेजर कैसे करते हैं। कहता है मेजर करने का सिंपल सा तरीका है डिफ्लेशनरी गैप इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ एडी। जितनी एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है वो डिफ्लेशनरी गैप के इक्वल होती है। ठीक है, और ये होती है भाई इसका डिफरेंस हम लोग मापते हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट और प्लान एडी है उसके बीच का डिफरेंस। जैसे वही सेम ग्राफ यहाँ पर बच्चे आप नोटिस करके चलना, जो ई और एफ का गैप होगा, ई और एफ का गैप होगा, जो पॉइंट्स है यहाँ पर सर्कल में ड्रॉ किए हैं, जो मैंने डार्क भी कर रखा है ग्राफ के अंदर, इस पॉइंट को ही हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है भाई अनडिजायर्ड स्टॉक्स। अब काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके लिए अनडिजायर्ड होते हैं, मतलब आप तो स्टॉक्स क्रिएट नहीं करना चाहते। अब सिचुएशन होगी जहां पर एडी की जो लो एडी है, मतलब क्या होगा, प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल देयर स्टॉक्स। प्रोड्यूसर्स अपने स्टॉक को बेच नहीं पाएंगे तो उनके पास अनडिजायर्ड स्टॉक पड़े रह जाएंगे। अब वो तो बेचना चाहते हैं पर बिक तो नहीं रहे, पर बिकेंगे नहीं तो स्टॉक्स बनते रहेंगे। ठीक है, तो वो वहां पर अनडिजायर्ड स्टॉक्स उनके लिए बन जाएंगे और ये भी एक डिफ्लेशनरी पॉइंट बनता है, सिचुएशन है हमारे पास। चौथी है हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। अब उसके कारण क्या होगा, जब स्टॉक ज्यादा रहेंगे तो प्रॉफिट भी तो कम होंगे, जितना कम सामान बिकेगा प्रॉफिट भी उतने कम होंगे भाई। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो हमारे पास क्रिटिकल सिचुएशन थी डेफिसिट डिमांड की भाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।